हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक एनालिसिस पे लेकर के आने वाला हूँ, तो ये पार्ट बी यानी कि टीजीटी नेचुरल साइंस 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका पार्ट बी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इस पार्ट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में एक डीप एनालिसिस इसका बनाया है पूरे पेपर का। इसमें 100 क्वेश्चन हैं पार्ट बी में, जैसा मैंने आपको बताया था। 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने इसको केवल आज बायोलॉजी के लिए रखा है। तो बायोलॉजी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। इसको एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता लगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनका वेटेज क्या था, और कौन कौन सी क्लास से इवन कैसे क्वेश्चंस आए हैं। डिफ़िकल्टी इंडेक्स के बारे में भी मैंने बात की है, क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये आपको पता है कि 9 मंथ्स होता है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इसमें चार्ल्स डार्विन है, हम सभी जानते हैं। ये भी क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो इसमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हाँ, ये इसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स सप्लाइज द हार्ट। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा कि हाँ, ये आपका 11th लेवल को टच करता है। और इसमें आप ये 10th जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है, जिसका नाम वेगस है, ठीक है, ये सप्लाई करती है। तो इसका करेक्ट आंसर 10th होने वाला है, ठीक है, यानी कि सेकंड आंसर। द इन्फेक्शन ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ रेफर्ड टू एज। ये क्वेश्चन फिफ्थ जो है, ये 10th लेवल का ही मैं कहूँगा, लेकिन आप इसको देख सकते। देखिए, मैनिंग्स जो होती हैं, ये लेयर होती है ब्रेन की। हमको पता है कि मैनिंग्स बोलते हैं ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं। उसके बाद में उसमें अगर इन्फेक्शन है फोल्ड्स में, तो उसको हम मैनिंजाइटिस बोलते हैं। तो वहीं से वर्ड आया मैनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू विच ऑफ द वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो एक्सेप्शंस रहते हैं। कैसे? सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। और ये हार्ट से लंग्स को, इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। तो इसका आंसर लंग्स होने वाला है, ठीक है। तो ये लंग्स हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम रहता है वो लिवर का रहता है। कई स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर किडनी की नहीं। देखिए, किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन का। ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, ये उसको बाहर निकालती है बॉडी से। लेकिन डिटॉक्सिफाई करना किसका काम है? लिवर का काम है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ मेमोरी पावर इज़ रेफर्ड टू एज। ये लॉस ऑफ मेमोरी अमेंशिया कहलाता है। इसमें अगर पार्शियल लॉस ऑफ द मेमोरी होता तो वो डिमेंशिया कहलाता। सर, ये एफेक्सिया क्या टर्म है? देखिए, एफेक्सिया का मतलब होता है ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है एक, ठीक है। और एटेक्सिया जो होता है ये इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन वगैरह में प्रॉब्लम आना, ठीक है। ये न्यूरल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, किसी मस्कुलर डीजनरेशन की वजह से होता है, मसल सेल्स की वजह से। तो ये एटेक्सिया होता है। एग्नोसिया की अगर हम बात करें तो ये एक इनएबिलिटी होती है किसी पर्सन की टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और द पीपल। ये एग्नोसिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। इसमें स्मूथ वाला लिपिड का सिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड करेगा, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब जो किया था, ये वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। देखिए, सिंगर निकोलसन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन वाला मॉडल लेकर के आए थे। हार्सी चीज़ का जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल इस चीज़ को लेकर के था, जो बैक्टीरियोफेज के साथ में और इकोलाई के साथ में था। और यूरे मिलर जो है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो है, ठीक है। तो इसका आंसर आप वॉटसन एंड क्रिक जाएगा। क्लास 11th में ये गिवन है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रिन। ये स्टमक जाएगा, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक सीक्रेट करता है। ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्लास 11 से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल यार फंजाई होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो होता है, ये क्लोस्ट्रिडियम में जो बोलता हूँ, ये भी फॉल्स फंजाई है, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पायरोगारा एल्गी है, पैरामीशियम प्रोटोजोन है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। तो ये हो गया आपका फंजाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का लाइफ स्पेन ये 120 डेज होता है, ये सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लास्टिड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, सिंपल, ठीक है। ये तो डिफरेंस इसमें भी आता है, प्लास्टिड्स जो होते हैं केवल और केवल प्लांट सेल्स में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है भाई, ठीक है। ये तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन की बात हो रहा है। फॉर्मिंग प्रोलैक्टिन हेल्प करता है, डेफिनेटली एस्ट्रोजन से मतलब नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन तो एंडोमेट्रियम के वॉल के लिए। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन इसका जाएगा। हालांकि सारे हार्मोन्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, बट फिर भी मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन जाता है, ठीक है। हम लोग क्या कि जो आप जानते हैं कि जो गांव वगैरह होते हैं उसमें जो पशु रहते हैं उनमें भी अगर दूध वगैरह जैसे नहीं देते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वेटनरी वर्क में भी ये यूज़ किए जाते हैं। दैन उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है कि जो DNA से DNA का फॉर्मेशन है वो ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में दे रखा है, ये आपका जेनेटिक्स से जाएगा क्लास 12th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्लास 10th लेवल का। तो इसमें आप जानते हैं कि भाई जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की बात हो रही है, यानी कि ग्रेविटी के नेगेटिव, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसकी ग्रोथ हो रही है, प्लांट शूट की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये जाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये गलत स्टेटमेंट पूछा है, देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस रिलीज FSH, सही बात है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, नहीं, ये बीटा सेल सिक्रेट करती हैं पैंक्रियाज की, ठीक है। तो यहाँ पे आइलेट ऑफ लैग्रेंज, ये तो ठीक है, ये तो पैंक्रियाज में मिलेंगी, लेकिन यहाँ अल्फा सेल की जगह क्या होना चाहिए था, बीटा सेल्स। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 98% ऑफ पैंक्रियाज इज फॉर्म्ड बाय द एक्सोक्राइन पार्ट, ये सही बात है, क्योंकि 2% आपका एंडोक्राइन पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है। और एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ये भी सही है। नेक्स्ट, JGA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन एनिमल्स। तो ये तो सिंपल है, इसे तो आँख बंद करके आप टिक कर सकते हैं कि जिसने 11th में पढ़ा है, 10th में लेवल में नहीं है ये। और जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में बता दूं, नेफ्रॉन की यूनिट है, ठीक है। JGA कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको कई बार हम लोग, ठीक। और वैसे भी देखिए, वो साइड तो एक्स सेल से हो गया रिलेटेड, मायोसाइट मसल सेल, न्यूरॉन आप जानते हैं, नर्व सेल। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, बाइनरी फिशन हम बचपन से पढ़ते आते हैं, अमीबा अमीबा। तो अमीबा किसका मेंबर है, प्रोटोजोआ का, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंख बंद करके टिक करने वाला आंसर है। देन उसके बाद में ये अगला नेक्स्ट यहाँ से सेशन स्टार्ट हो गया, 20 क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। अगले 20 की तरफ बढ़ते हैं। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इसमें देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी पहले जो प्रपोज किया ना, तो वो ट्रांसलेट ने किया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और ये आपको क्लास 12th के अंदर इकोलॉजी यूनिट के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, तो ये लाइकेंस किसका फॉर्मेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है, ये पूछा गया है। तो लाइकेंस आप जानते हैं कि भाई ये लाइकेंस हमें 9th क्लास में इसका जिक्र आ जाता है डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, लेकिन अगर फिर भी अगर डाइवर्सिटी में आपने नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेंस, ठीक है, किस किस के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में,
ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप जानते हैं एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ए अगर बी है तो ए बी को बेनिफिट पहुंचाएगा और बी ए को, ठीक है, और ये आपस में एक कोऑर्डिनेशन मैनर में रहेंगे, ठीक है। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट की बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्वाकल्चर, नाम से पता लग रहा है ब्लू, ठीक है, एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। ये कहाँ है, 9th क्लास के लास्ट टॉपिक में इम्प्रूवमेंट इन फूड क्रॉप्स में आपको ये इजीली मिल जाएगा, राइट। रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर कौन से रीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ओजोन लेयर देखिए सीधे बात है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ये यूपी के सुपर टेट में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये सबसे पहला डिफरेंस लिखाया जाता है क्लास के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सेल वॉल नहीं होती, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्लास 8th लेवल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द केमिकल एट अ फास्टर रेट देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बायोमैग्निफिकेशन टर्म हम सबने पढ़ी हुई है, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे दिमाग में बैठी हुई होती है कि भाई टॉक्सिक लेवल्स का ट्रांसफ़र एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि केमिकल एब्जॉर्ब तो हो रहा है फास्टर रेट से, लेकिन मेटाबॉलिक कैपेसिटी उनकी इतनी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल है वो डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में, जिसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और क्या डिफरेंस है बायोमैग्निफिकेशन और इसमें कि बायोमैग्निफिकेशन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, और फाइनली जो टॉप ट्रॉपिक लेवल होगी उसमें जा कर के क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बायो एक्यूमुलेशन में ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ट्रॉपिक्स लेवल्स में, ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन अलग प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं जिम कॉर्बेट कहाँ है, भाई ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ये सभी को पता है, उत्तराखंड इसका आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट नेम द एंजाइम विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इन द सलाइवा, देखिए कार्बोहाइड्रेट पे ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, स्टार्टिंग से ही बता दिया जाता है आपको कि भाई सेलिवरी अमाइलेज जो है वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कौन करता है, सेलिवरी अमाइलेज, तो पूरा अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो सेलिवरी अमाइलेज इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए हो जाएगा प्रोटीन के लिए हो जाएगा, ठीक है, और सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट खुद ही है, ठीक है, तो ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ सेलुलेज होता तो एक बारी को हम सोच लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ये सोसाइटल बैग्स हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया। फाउल कोलेरा कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये और इवन आपको ये 12th क्लास 11th क्लास के लेवल में भी नहीं मिलेगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फाउल कोलेरा जो है वो ये पोल्ट्री फार्मिंग में आएगा। पास्चुरेला मल्टीकोडा इज़ द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज फाउल कोलेरा, ठीक है, ये पास्चुरेला मल्टीकोडा जो है ये करता है कॉज फाउल कोलेरा को। एंथ्रासिस आपको पता है कि एंथ्रेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पास्चुरेला पेस्टिस, ये यर्सीनिया पेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो मेन डिजीज़ है वो कॉज करता है ये प्लेग, ठीक है। और विब्रियो कॉलरी आपको पता है ये कॉलेरा कॉज करता है ना, लेकिन बात किसकी हो रही है, फाउल कोलेरा की, तो ये करता है पास्चुरेला मल्टीकोडा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है माइकोराइजा आर, देखिए माइकोराइजा जो है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, आपको जैसा पता है कि लाइकिन जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वैसे ही माइकोराइजा भी है, लेकिन ये हायर प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स कराता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को रहता है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देन नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस, ये क्लास 10th लेवल का फर्स्ट चैप्टर से ही है, नेफ्रॉन्स, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय, ये वायरस से होती है, ये एक कैटेगरी है वायरसेस की जिसका नाम है एंटेरोवायरस, ठीक है, ये गट में रहते हैं, एंटेरो वर्ड आया आपका गट से, है ना, ये रहते हैं आपके गट में, गट बोले तो इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वहाँ से होता है। और ये ज़्यादातर किसको होता है, हुफ्ड, जो खुर वाले जानवर होते हैं कैटल्स वगैरह, उनमें ये वायरस देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फूड एंड माउथ डिजीज़, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ फाउल। देखिए इंडिजीनियस वैरायटी की अगर बात करूँ तो इसमें असील ही होने वाला है, क्योंकि लेगहॉर्न तो इटली का है, एपिस मधुमक्खी है और ये भी इटली का है, तो लेगहॉर्न तो एक्जॉटिक वैरायटी है, दीज आर एक्जॉटिक। इंडिजीनियस की बात हो रही है तो हमारा असील करेक्ट आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये वाला जो है हेक्साक्लोरोबेंजीन है, इंसेक्टिसाइड है, पॉइजन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन फॉर्मेशन। देखिए एसिडिक रेन के लिए आपको, ये तो गलत हो गया है ना, CO1 CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड SO2 के साथ में और नाइट्रिक, ये करेक्ट आंसर जाने वाला है, जो कि आपको नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रॉट इज अ डिजीज। रेड रॉट, देखिए ये रेस रॉट लिख दिया है गलती से इन्होंने, यहाँ रेड रॉट होना चाहिए था। ठीक है, ये शुगर केन में देखने को मिलता है, फेमस डिजीज़ है। गन्ने के आपने देखा होगा, अगर कुछ गन्ने जो होते हैं वो गांठ पर से लाल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक फंगस की वजह से रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फंगस। ठीक है, डिट्रोमाइसिटीज की मेंबर होती है जो कॉज करती है। ठीक है, तो ये शुगर केन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। देखिए बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें से टाइफाइड ही है, क्योंकि बाकी जो डिजीज़ इसमें दे रखी हैं आप देखिए कि ये तो वायरस से होने वाली है, मलेरिया प्रोटोजोन वाली डिजीज़ है और ये फंगल डिजीज़ है, तो ये केवल जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करा दिए मैंने। तो आपने देखा, देखिए क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा टफ मुझे लगा नहीं, तो आप लोग सब मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए। ठीक है, आपने एनालाइज कर लिया होगा आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस के कितने कितने आंसर्स आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे एनालिसिस के बारे में, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगा कि टिपिकल जो बायोलॉजी का पोर्शन था वो 35 ही थे, बाकी 5 जो क्वेश्चंस मुझे लगे वो जनरल लगे। ठीक है, जो एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड थे वो आपकी जनरल अवेयरनेस में भी काम आ जाएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन हमारे बने। कंक्लूज़न ये है कि 9th क्लास से 7 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, 10th क्लास से 15 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वेटेज। ठीक है, और 11th क्लास से 9 क्वेश्चन, 12th क्लास से 9-10 क्वेश्चन यहाँ भी मिल गए। देखिए कुछ क्वेश्चंस ना यहाँ ओवरलैपिंग है, तो आप स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि भाई ये 9th का ही है या ये 11th का ही है। ओवरलैपिंग क्वेश्चंस में दोनों ही क्लास में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादातर जो है बेसिक लेवल यानी 9th-10th में डाल दिया। वो क्वेश्चंस जो सिंपल थे आपने 9th-10th में गिवन थे, ठीक है, 11th में भी गिवन थे, वो मैंने 9th और 10th में डाले हैं। डिफ़िकल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्टी इंडेक्स में इजी क्वेश्चंस का रेशो ज़्यादा रहा, इसमें मुझे 24 क्वेश्चन जो थे वो इजी लगे बहुत, और मॉडरेट जो थे वो 10, डिफ़िकल्ट में कहूँगा 6 ही क्वेश्चन थे। टॉपिक्स की बात करें तो 9th क्लास में से जिन्होंने टॉपिक चूज़ किए थे उन टॉपिक्स में आप देखिए डाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। फिर भी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, ये सेल वाले चैप्टर से जो है, या इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्स से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसको 9th क्लास में हम बच्चे छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, लास्ट में है ये सोच करके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। देन उसके बाद में क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस से मुझे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले क्लास 10th में, और रिप्रोडक्शन से भी ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से भी देखने को मिले, यहाँ एक प्लांट से था और एक एनिमल से। देन डाइवर्सिटी इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में 2 क्वेश्चंस, आर एनवायरनमेंट्स में से भी 3 क्वेश्चंस इजीली मुझे मिल गए। ये जनरल अवेयरनेस वाले जो मैं आपसे कह रहा था कि जनरल क्वेश्चन हैं वो यहाँ से देखने को मिले। देन क्लास 11 से जो क्वेश्चन देखने को मिले वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सिंपली एक क्वेश्चन लाइकेन वाला, इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ये सेकंड चैप्टर। और ये जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। ये क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे गए, प्लांट फिजियोलॉजी से मुझे क्वेश्चंस नहीं के बराबर देखने को मिले। तो आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्लास 12th की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन, हेल्थ एंड डिसीजेज से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, हेरिडिटी इवोल्यूशन से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से भी 3 क्वेश्चन, और इकोलॉजी से 2 क्वेश्चन। तो इकोलॉजी तो यूनिट कंपलसरी है, इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट भी कवर करती है इकोलॉजी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का जो मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो सब आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इकोलॉजी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटी यूनिट है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, ये भी आप 10th और 12th दोनों से अच्छे से करिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस कितने आए, तो मुझे एक ही क्वेश्चन हार्डली देखने को मिला, नहीं के बराबर। ग्रेजुएशन टच करने की ज़रूरत है नहीं आपको, अगर आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं 11th-12th में तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी से ही किया होगा, लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, अगर फिर भी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए भर रहे हैं तो वो फोकस करें 10th, 9th, 11th, 12th के टॉपिक्स पर, ठीक है। 10th तो बहुत अच्छे से कर लेना है, 9th भी, और 11th 12th को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा एक डीप एनालिसिस था इस बारे में। बाकी पेपर का लेवल जो है वो 21 भी हो सकता है, नेक्स्ट टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं कह सकते, लेकिन ये 2018 का जो पेपर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी मैं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ, और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल जाएं टाइमली। बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। और इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि बस पढ़ते रहिए धीरे धीरे, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं इसके बारे में दे सकूँ। क्लासेस भी अपन लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की, ये क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, विदिन अ वीक, ठीक है, स्टार्ट होने वाली है। और डिफरेंट टॉपिक्स पर जो टॉपिक्स आए हैं ना, बस केवल उन्हीं पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और अच्छे से मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो वो सारी आप नहीं कर सकते 11th-12th की। आप अगर चाहें कि एक साथ कर लेंगे, वो भी कुछ विद इन द मंथ्स, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश करूँगा कि जो मेन टॉपिक्स हैं, फोकस टॉपिक्स हैं, उन्हीं को लेकर के आऊँ, और जिससे आपका सिलेक्शन ईजी जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके।